हेलो एवरीवन। सो मॉडर्न फिजिक्स आप देखोगे जेई के सिलेबस में एक खुद का एक पूरा मॉड्यूल है। आप मैकेनिक्स देखोगे तो हो सकता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जेई को पूछना है तो कुछ क्वेश्चन वो वहां से मिस कर सकता है। बट मॉडर्न फिजिक्स तो क्या है, पूरा ही एक मॉड्यूल है, उसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जेई क्या करता है, थोड़ा सीधा फॉर्मूला बेस ना पूछ के थोड़ा उसमें ट्विस्ट कर देता है। सो उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स आ भी रहा है, आपने तैयारी कर ली है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करिए जिसमें थोड़ा सोचना पड़े डिफरेंटली। सो पाथ फाइंडर से बेहतर कोई बुक नहीं है फिजिक्स में इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पाथ फाइंडर के मॉडर्न के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, आपको प्रेजेंट किया जाए। नॉट ओनली सॉल्यूशंस, थ्योरी बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, कैसे सोचना है, कैसे मल्टीपल दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ये बात है। तो ये मैं आपके लिए करना चाहता था। ये देखिए, मैं उसके सारे क्वेश्चन एक तरफ सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है पाथफाइंडर बुक से मॉडर्न फिजिक्स का कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय ए मेटल ऑन irradiating it by a light of wavelength lambda cannot move further away than a distance d in presence of retarding electric field E. Find threshold wavelength of the metal. देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले। कहा कि ये एक मान लीजिए मेटल है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इस पे फोटॉन्स गिराए जाते होंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो एक स्पीड से निकलते हैं जो आइंस्टाइन इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। करा कि ये जब निकलते हैं तो उनको एक रिटार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके मोशन को रिटार्ड किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है तो जरूर से फील्ड कैसे होगा, फील्ड इधर ही लगाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज आप जानते हो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट फोर्स लगाता है। इस फील्ड की वजह से ये रिटार्ड होगा और जाके कह रहा है कि डी दूरी से ज्यादा नहीं जा पाता है, मतलब डी डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो कहते हैं बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल बताओ, मतलब वर्क फंक्शन निकल जाएगा तो थ्रेशोल्ड आ जाएगा। ओके, सो अब जब हमको क्वेश्चन क्लियर है तो हमारे लिए बहुत बेसिक बात हो गई। हमको जो सब नॉट कैन नॉट मूव फार्दर देन दिस, मतलब उससे अधिक नहीं होगा, यानी जो मैक्सिमम स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता होगा वो डी जाके रुक जाता होगा। तो हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स लगाएंगे भाई ये कितना स्पीड हो कि वो जाके डी दूरी रुक जाए। तो हम फाइनल वेलोसिटी जीरो करना, हम इक्वेशन यूज करें काइनेमेटिक्स का, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, बिकॉज मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है। जीरो स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो v मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन इज qe अपॉन m इंटू डिस्प्लेसमेंट इज d। तो यहां से मुझे v मैक्सिमम के बारे में पता चल गया। अब हमको इससे पता लगाना है कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमको यहाँ आइंस्टाइन का इक्वेशन लाना होगा। आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, जो ये लेमडा गिर रहा है, जो इलेक्ट्रोफोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी एनर्जी, माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। हियर लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई होप दिस फॉर्मूला इज वेल नोन टू यू। सो बस यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो वी मैक्सिमम, यानी ये हम देखो अगर हम चाहे तो इस फॉर्मूले को और सिंपल कर सकते हैं, एम इधर ला ले, हाफ ला दे तो हो जाएगा ये हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई ई इंटू डी। देख रहे हैं, वी मैक्सिमम इधर आ गया, 2 आ गया, एम ऊपर चले गया। सो हाफ एम वी मैक्सिमम की जगह हम लिख सकते हैं ई ई इंटू डी। सो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू डी is equal to SC by lambda minus SC by lambda नॉट। और यहां से हम फिर lambda नॉट निकालना था तो एक तरफ कर लेंगे, SC by lambda नॉट इक्वल टू हो जाएगा SC by lambda माइनस ई ई इंटू डी। और फाइनली हमको देखिए किस फॉर्म में लाना है। इस तरह इक्वेशन देखने से लग रहा है ये चीज यहां दिख रही है, -1 दिख रहा है, तो यही काम करना चाहिए हम लोगों को।
HC से डिवाइड कर दिया जाए इसको, HC से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, 1/λ इक्वल टू हो जाएगा, HC से यहाँ डिवाइड कर दे तो हो जाएगा लैम्डा नॉट 1/λ माइनस EED अपान HC, और लेमडा निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, एक से ये ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, कहता है कि हाउ मच पावर मस्ट ए लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 have to produce the same saturation current on irradiating a metal plate as produced by a light of wavelength lambda 1 and power W1। मतलब ये लाइट गिराया जा रहा है, तो एक किसी प्लेट पे लाइट गिराया जा रहा है, तो कह रहा है कि एक लाइट है लैम्डा 2 वेवलेंथ का, और उससे सेचुरेशन करंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली बात कर रहे हैं, उतना ही करंट डेवलप हो जितना दूसरा लैम्डा 1 वेवलेंथ का कितनी पावर को W1 पावर की लाइट गिराया जाए। क्वांटम यील्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन दिस वेवलेंथ्स आर N1 N2 रिस्पेक्टिवली। N1 क्वांटम यील्ड का मतलब हुआ कि कितना, अगर हम 100 फोटोन गिरा रहे तो उसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसका यील्ड बनाओ। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखा जाए, जैसे सिंपल सोचा जाए, कहा कि हमारे लिए एक ये कोई सरफेस हो गया और यहां से लाइट फोटॉन्स यहां पे गिरा रहे हैं, तो पहले में ये लैम्डा 1 की लाइट है और इसका पावर मतलब एनर्जी पर टाइम W1 है, तो कह रहा है कि सेम करंट बने, जो हमारा सेचुरेशन करंट है सेम है, मतलब दोनों केस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इक्वल होगा तो करंट भी सेम होगी, चार्ज पॉइंट टाइम सेम होगा। सो और कहता है कि इस पहले का यील्ड कितना है, N1 ईटा 1, मतलब जितने फोटॉन गिरेंगे उसमें से उसका ईटा 1 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक सेकेंड में। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पता लगाना चाहिए कि एक सेकेंड में यहाँ कितने फोटॉन गिरे, और उसमें ईटा 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो करते हैं, W1 पावर है, मतलब इतना एनर्जी पर सेकेंड गिर रहा है, तो अगर हम W1 में एक फोटॉन की एनर्जी का अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी पर टाइम अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड अपॉन एनर्जी यानी नंबर पर सेकेंड। तो इतने फोटॉन्स पर सेकेंड यहां गिर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो कहा कि इनटू कितना, ईटा 1 टाइम्स, एक तरीके की एफिशिएंसी हो गया वो, करे दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम अब W2 गिराएंगे HC अपॉन लैम्डा 2 इंटू ईटा 2 लिखेंगे, दोनों लाइट गिराया, दोनों से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर बाहर आएगा, दोनों करंट बाहर सही हो जाएगा। बस तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां ऊपर कर लेते हैं हम, तो W1 ईटा 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू W2 ईटा 2 इंटू लैम्डा 2। हमसे पूछा गया था W2 की वैल्यू, W2 की वैल्यू इधर ले लेंगे, सो W2 हो गया हमारा W1 इंटू ईटा 1 लैम्डा 1 अपॉन ईटा 2 लैम्डा 2। ये हमारा आंसर हो गया, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ऐसा ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बात समझना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है और काफी सोचना पड़ेगा। ये देखिए, जो मैं कह रहे थे कि ये ट्विस्ट करता है, यहाँ पे ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते समझ में आ जाएगा। लॉ कुछ अलग नहीं है, बट कैसे सोचने बदलने का था, अपने को कैसे अलाइन करना है सोल्यूशन के साथ, ये देखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, कहता है आइसोलेटेड जिंक बीड ऑफ रेडियस R
charge to a negative potential V naught, assuming potential at infinity, distance object to be 0, placed in free space, is being continuously irradiated by UV light of wavelength lambda. तो कहने का मतलब कहा कि एक बीड मतलब एक कुछ मटेरियल है, जिंक का है, इस पे एक लाइट लैम्डा गिराया जा रहा है और इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनके बारे में पढ़ाई करना है। ओके भाई, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ जिंक इज कितना? लैम्डा नॉट। बढ़िया। स्पीड लाइट सी लेना है, प्लैंक कांस्टेंट एच लेना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट लेना है, चार्ज मास सब दिया हुआ है। करें चारों ऑप्शन में से चुनिए कौन सही ऑप्शन। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन को एक अलाइन करते हैं। कुछ नया और सोचने की कोशिश मत कीजिए, लॉज डिफाइन है उनके हिसाब से सोचना है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली आफ्टर एमिशन इज दिस। इसमें एक और चीज लिखा था, ध्यान दीजिए कि ये इसका निगेटिव पोटेंशियल इस पे माइनस वी नॉट पोटेंशियल पे है ऑलरेडी, मतलब उस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है और उस पे लाइट गिराया जा रहा है, तो उसको निकलने के लिए बात करना है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, कहता है कि ये निगेटिव डिस्क है, फोटो इलेक्ट्रॉन गिरे, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया उसका आपको मैक्सिमम स्पीड बताना है, लेकिन कब बताना है? इमीडिएटली आफ्टर एमिशन। अब यहां समझने वाली बात है, इमीडिएटली आफ्टर करना है तो इसके अपने वोल्टेज का कोई मतलब नहीं होता। आइंस्टाइन के इक्वेशन में ऐसा कोई मतलब बात नहीं है। अगर आप फोटोन गिराओगे ऊपर से, अगर वो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तुरंत से बाहर निकाल देगा, और निकलने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ये समझ में आता कि ये वोल्टेज का इफेक्ट तब होगा जब उसे बाहर आएगा, निकलने में इनका कोई रोल नहीं। समझे बात? इसलिए ये यहाँ एक ट्विस्ट है जो समझना है। तो हमको तो सिंपल उसका मैक्सिमम एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन लिखना है और भी मैक्सिमम बताना है हमको, हम तो सीधे इक्वेशन लिखेंगे, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट, और वी मैक्सिमम यहाँ से निकाल देंगे। इस वी नॉट का कोई एमिशन में कोई रोल नहीं है, आफ्टर एमिशन इलेक्ट्रॉन के चलने में उसका रोल आएगा, वो देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ से वी मैक्सिमम लिख रहे हैं हम, वी मैक्सिमम रूट के अंदर चले जाएगा, स्क्वायर है तो 2hc बाहर आ गया, तो 2hc बाहर आ गया और m नीचे आ गया, इसके अंदर बच गया 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। सो दिस इज आंसर, ये सही दिया है, इसलिए ऑप्शन ए तो सही दिया हुआ है। तो एक चीज ये सीखे कि जस्ट एमिशन में इस वोल्टेज का कोई रोल नहीं, पहला बात। दूसरा पार्ट कहता है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द बीड। अब आया वी नॉट का रोल। जब उस बीड से इलेक्ट्रॉन निकले तो बहुत दूर चले जाएंगे, तो वहां पर उनका स्पीड बताना है। बहुत दूर का मतलब क्या हुआ, इस चार्ज डिस्क से कोई दूर चले जाएगा तो बहुत दूर का मतलब अब उन चार्जेस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा, वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का बात चल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगाओ, पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, जैसे कोई स्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन होते थे उस तरह से कुछ होगा, करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो अपना ये डिस्क हो गया और डिस्क से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अपना कितने का, के मैक्सिमम का निकल गया, और यहाँ पे इसकी वोल्टेज है वी नॉट। अब ये इन्फिनिट दूरी पे जाके कह रहा है यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, तुम एनर्जी कंजर्व करा रहे। तो कैसे कराएंगे, यहाँ की एनर्जी लिखा जाए तो के मैक्सिमम और प्लस एनर्जी, तो ए है इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज भी निगेटिव है, और वी है तो क्यू भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, E इंटू वी माइनस E इंटू माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वी नॉट रेदर, इज इक्वल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल इनफिनिट पे जाएंगे तो सिर्फ उसमें क्या बचे, काइनेटिक एनर्जी, वहां पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसी के लिए जिस जीरो होने के लिए क्या बोला है, ग्रेट डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस।
बस तो हमको ये वहां का वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, तो के मैक्स की जगह क्या पुट करें, एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, आइंस्टाइन इक्वेशन। के मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा गया, प्लस ई वी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी हमको बताना है, तो 2 इधर लाया जाए है और m ला रहे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 2hc/m नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/λ नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 ऊपर जाएगा, 2ev0 अपॉन m आ जाएगा, और इसका रूट लग जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। एकदम सेम चीज दिया है, देख 2ev0 m सेम आंसर दिया है, इसलिए ये भी सही है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट। तो 2 ऑप्शन हो गए, ए और बी सही ऑप्शन हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, कहते हैं पोटेंशियल ऑफ बीड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरेडिएशन। प्रोलॉन्ग इरेडिएशन का मतलब हुआ कि तब तक उस पर लाइट गिराएंगे जब तक लाइट निकलना बंद ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद ना हो जाए। अब वो कब होगा, कब होगा, जब जैसे ये डिस्क है, ऐसा समझते हैं। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बुक में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, आप देख सकते हो माइनस गिवन। ओके, तो लेट मी सॉल्व। तो पोटेंशियल ऑफ बीड व्हेन प्रोलॉन्ग इरेडिएशन, प्रोलॉन्ग का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो गया। वो कब होगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका इतना वोल्टेज हो जाए कि इसका जो हाफ एम स्क्वायर है वो उसके ईवी से बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ना, तो पहले तो निगेटिव था, खुद ही फालतू इलेक्ट्रॉन उसमें थे, वो निकले, फिर न्यूट्रल हुआ होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना, और निकलता करते 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 ये जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर इतने पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा डिस्क पे, और फाइनली ये अंतिम अब नहीं निकल पा रहा, का मतलब जितनी जो के मैक्स है वो इसके ई वी नॉट से बैलेंस होने लगेगा, ये इसका वोल्टेज वी हो चुका होगा, वही वी बताना हम लोग। यानी क्या हो चुका होगा, के मैक्स वो उसके किसके बराबर हो जाएगा, ईवी के बराबर। ये माइनस भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी भी आप एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं कि के मैक्स और चार्ज इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है, अब वोल्टेज पॉजिटिव था, अब ऐसे भी लिख सकते हैं ईवी नया, और अब न निकल पाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसको जीरो कर सकते हैं। सो के मैक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, वही एच सी अपान एच सी और 1 माइनस लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट, उधर हो जाएगा ईवी ईवी। हालांकि इसका करने की जरूरत है नहीं, सीधे मैंने जो माइनस कहा वही गलत गड़बड़ है, सीधे ही एक ऑप्शन गलत साबित कर देना था, सिंस मैं इसको सॉल्व कर इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, बुक में यहाँ माइनस दिया है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज फाइनली पोटेंशियल निगेटिव नहीं, फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इसलिए देखते ही ऑप्शन हम गलत कर सकते थे। ओके, लास्ट ऑप्शन डी को देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बीड, ये जो अभी हम कर रहे थे वही वाला बात फिर से करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते उसके अंदर से, तो फिर से वही पार्ट, ये इसी का एक अगला पार्ट हो गया। ये कैसे देखिए, तो अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो चुके हैं, तो पहले तो जो ये सबसे बढ़िया पार्ट है, ये समझना होगा कि पहले तो माइनस बी नॉट था, तो उतने उसके बराबर इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल गए होंगे, तो वो न्यूट्रल हुआ होगा, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन और निकले होंगे तो इसका पॉजिटिव हुआ होगा, अंत में जाके जो वी नॉट अभी निकाले थे वो पोटेंशियल आते आते जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन हुए, एक तो बाहर निकले जो न्यूट्रल करने में लगे, और फाइनली और कितने लगे कि उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंचा दी, दोनों जोड़ना होगा। चलिए करते हैं, तो पहले तो मैं आपको अलग अलग करता हूँ, सिंपल, और शॉर्टकट कर सकते हैं, बट मैं शॉर्टकट करने के मूड में नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये बुक का सोल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, इसके थ्रू कैसे सोचा जाए ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले जो ये माइनस हमारे पास निगेटिव ही नॉट था, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे,
माइनस वी नॉट इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लीजिए पहले n1 इलेक्ट्रॉन थे, n1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो कितना हो जाएगा, एन ई निगेटिव चार्ज है, माइनस एन ई मतलब चार्ज होगा। पहले n1 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वी नॉट देने के लिए, तो n1 इतना अपन क्या r लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्यों लिख रहे हैं, ये कुछ पोटेंशियल हम चार्ज जैसा क्यों लिख रहे हैं, हम मतलब ये क्यों लगा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये चीज सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, हम लोग बात कर सकते हैं। उसका हिंट लिखा हुआ ऊपर में कि आपका उसको दूर जाके पोटेंशियल को जीरो मानना है। बीट का कोई फॉर्मूला दिया नहीं, बीट मतलब स्मॉल चीजें होती है ना, और कहा है कि इसका इन्फिनिट दूरी जा रहे पोटेंशियल जीरो होता है, तो उसको उन दूरियों के लिए हम उसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं। बीट बीट का वर्ड हो गया बहुत छोटा कोई चीज हो गया, तो पूरी छोटा चीज है तो उसको हम पॉइंट चार्ज जैसा मान रहे हैं। तो ये हो गया, यानी हमारे पास यहाँ से n1 पता है, n1 हमको पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकले पता है हमको, कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 r v नॉट अपान ई, इतना इलेक्ट्रॉन तो पहले निकला। प्लस अब ये प्लस ये हमारा v अब हो गया, प्लस v हो गया, और अब इलेक्ट्रॉन से नहीं निकल पा रहे जो हम लोग ये वाला किए थे, ये वाला पार्ट जो किए थे वो n निकाला जाए। अब इस पे चार्ज बालक हो गए, ये हो गया Ne, मतलब इसमें n2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, n1 निकल के न्यूट्रल हो गया और उसके बाद n2 और निकल गए, तो n2 निकलेगा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस n2e चार्ज आ जाएगा। तो फिर से वही बात लिख रहे हैं जो ऊपर v जो लिख रहे थे कि इसी ये पोटेंशियल v हो जाएगा अपना, तो के मैक्स अंतिम इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है। अब हम कैसे लिख रहे हैं, के मैक्स माइनस ईवी, ये वाला v इक्वल क्या हो जाए, जीरो, यानी कितना, Hc1 माइनस लेमडा माइनस 1/λ0 इक्वल टू ईवी, v की जगह क्या लिखेंगे, के मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के क्यू का मतलब N2e अपान कितना R, ये v लिख दिया यहां पर, के क्यू बाई आर जो वहां लिखे थे। अब यहां से N2 निकाल लेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन N2 प्लस N1 लिखेंगे। यहां से N2 निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से N2 आ जाएगा, सब इसको इधर भगाया जाए तो क्या क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो यहां से हो गया, और ई आर भी आ गया, और ऑलरेडी वहां पर ई तो इससे कटा, ई तो यहां आ जाएगा, ओके, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई आर नहीं, नीचे ऊपर नीचे आएगा ना यार, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ऊपर जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी एच होगा, और यहां से 2 ई है तो यहां पर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एच और ई स्क्वायर, यहां से हमारा N2 आ गया, और इसका ब्रैकेट वाला छोटा 1/λ माइनस 1/λ0, ये N2 हो गया, ये N1 हो गया, दोनों को ऐड करके अपना आंसर लिख दिया जाए, देखा जितना आंसर आता कि नहीं। तो इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो कॉमन निकाला जाए, कितना विनो, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बाई ई कॉमन निकाल रहा है, ये वाला तो देखे तो ये ऑप्शन तो इतना तो सही निकाल दिया, इतना निकालेगा तो अंदर बचेगा वी नॉट, ये भी ठीक दिया है। इसमें क्या क्या बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, तो क्या बचेगा Hc, अब एक ई यहाँ पे है ऑलरेडी, तो एक ई बाहर आ गया, ई भी तो बाहर निकाले है ना, तो एक ई बचा, Hc अपान ई सही है, और ये ब्रैकेट भी सही बचा है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन में ये वाला नहीं, 3 ऑप्शन ए बी और डी ऑप्शन सही हुए, तो ये एक बढ़िया चीज था, और ऐसे ट्विस्ट करके जे भी पूछता है, दिस वाज गुड क्वेश्चन। आई होप आपको ठीक लगा होगा सोल्यूशन, ओके। So next question. Question number 4. What is the principal quantum number of highest energy level of for which the lines in the Balmer series of emission spectra of atomic hydrogen will just be resolved by a spectrometer of resolving power lambda upon d lambda equal to this. अब अगर
आप सोचे कि ये तो स्पेक्ट्रोमीटर का क्वेश्चन हो गया, रिजॉल्विंग पावर का हो गया, तो आप डर जाएंगे। और यही जेई करता है, कुछ ऐसा बात लिख लेगा कि आप खुद ही सोचोगे कि तो मैंने पढ़ाई नहीं, बट आपको स्टे करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाथफाइंडर का हर एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जेई में अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो वो तो सिलेबस का ही चीज है ना। तो हाँ, स्टे करके सोचना चाहिए कि मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। What is the principal quantum number of highest energy level from which the lines in the Balmer series, मतलब कहाँ लाना है हमको, n equal to 2 पे लाइंस गिरानी, बामर सीरीज है तो hydrogen atom will just be resolved by spectrometer resolving power this, मतलब कहीं n से कोई इलेक्ट्रॉन गिरने हैं, n से अगर गिरता है तो लेमडा कितना था पहले जरा देखते हैं। तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे सभी लोग, ये फॉर्मूला होता है ऑन लेमडा आर इक्वल टू n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हो, पहले उसका यूज करते हैं तो हो जाएगा 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर, हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, और गिर रहा है n इक्वल टू 2 पे तो 4 हो गया माइनस n स्क्वायर। अब कह रहा कि हाइड्रोजन विल बी जस्ट बी रिजॉल्व बाय ए स्पेक्ट्रम, रिजॉल्व का मतलब हो गया कि दो लाइन के बीच में हम उसको देख पाए, दोनों को अलग अलग देख पाए, रिजॉल्विंग पावर ही होता है। और कुछ रिलेशन दिया है। अब देखो, अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर नहीं भी जानते हो, रिजॉल्विंग पावर बहुत क्लियर नहीं है, तो इस डाटा को देखो क्या दिया है, लेमडा अपॉन डी लेमडा दिया हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू दे रखा है। तो करते हैं ना, यहाँ से लेमडा डी लेमडा निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम रिजॉल्विंग पावर बात ही नहीं कर रहे, हम स्पेक्ट्रोमीटर सोच ही नहीं रहे, बट ये डाटा तो देख रहे हैं, ऐसा कुछ दिया तो इसको डिफरेंशिएट करने से कुछ समझ में आएगा। डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा बताओ। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके ला सकते हैं कि -1 अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल टू आर, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब डी एन, है ना, इंटू डी एन। ठीक बात है, इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो अब इससे सोचते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे कर सकते हैं। यहाँ 2 छूट गया ना, इसको सही कर लिया जाए, 0 माइनस माइनस प्लस 2, ऊपर जाएगा 2 अपॉन लेमडा क्यूब इंटू डी सॉरी लेमडा नहीं भाई, 2 अपॉन n क्यूब इंटू डी एन, ये वैल्यू आएगी। ओके, अब ये कुछ हमको डी लेमडा बाई डी लेमडा का कुछ वैल्यू दे रहे हैं ऐसा, तो दोनों अंतर अब देख रहे हो, ये माइनस क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि n अगर बढ़ेगा, n का वैल्यू बढ़ेगा तो लेमडा का वैल्यू घटेगा। तो अगर हमको ये लाइन और अगली जो लाइन होगी, जो इन्हीं दोनों के बीच में हमको क्या करना, रिजॉल्व करना है। तो जब भी रिजोल्यूशन करें, दो बगल बगल के लाइन के बारे में बात करेंगे, ये लाइन के बीच की बात करेंगे। तो अगर ये n इक्वल टू 5 से गिरा तो ये 4 से होगा ना, दो अलग अलग होगा। तो ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि n घटेगा तो लेमडा बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ से खत्म करेंगे हम लोग, यानी बात करें तो हम ये लिखना, दो लाइन के बीच में ऐसा लिखना चाहते हैं, इतना इक्वल टू, ये हो गया 2r अपॉन n क्यूब इंटू 1, ये 1 कहां से आ गया, dn क्या है, हमको क्या करना, हमको दो लेमडा के बीच में गैप पढ़ना है, और दो अगल बगल वाले, तो अगर n है तो दूसरा के n-1 होगा, तो n में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा। हमेशा दो बगल, हम रिजॉल्व मतलब हम चार उंगलियों रेजोल्यूशन इसका थोड़ी करेंगे, हमेशा बगल बगल करेंगे, तो दोनों में n में 1 का अंतर आएगा। तो वही एक्चुअली dn कहो तो माइनस कैसे आया, एक n था और यहाँ n-1 है, n-1 माइनस n इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम इस कैलकुलेशन को इधर ले आते हैं, यहां से n की वैल्यू हमको यही n की वैल्यू बताना ही जिसके लिए सेट हो। अब इस डेटा को यूज किया जाए, लेमडा अपॉन डी लेमडा, एक लेमडा हटाया जाए यहां से, या इसको रिवर्स कर लिया जाए, तो इस तरह का बनना चाहिए, रिवर्स कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, एक लेमडा स्क्वायर अपॉन डी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n क्यूब अपॉन
2r, ठीक बा, 2r ऐसा आ जाएगा। ओके, फिर इसकी वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे हम लोग, कितना आता है, तो लेमडा अपन डी लेमडा, तो इसको अलग कर लेते हैं, तो एक लेमडा अलग कर लेते हैं और लेमडा बाई डी लेमडा की वैल्यू कितना रख देते हैं, 8 इंटू 10 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया, एन क्यू अपान 2r, सही है। अब लेमडा निकाला जाए, लेमडा तो यहाँ पे हमारे पास है ही, रेदर इसको इधर ले आते हैं, इस लेमडा को यहाँ से 1 बाई लेमडा इधर ले आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 8000, ये लिखा हुआ है, एन क्यूब अपान 2r इंटू 1 बाई लेमडा, कितना हो जाएगा r जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन तो जेड 1 आएगा, 1 इंटू 1 अपान 4, ये वाला 4 माइनस 1 अपान एन स्क्वायर, एन की वैल्यू निकालना है। अब चलो, तो भाई यहां से हम लोगों ने एन आर से आर कैंसिल किया और इसको इसमें पुट कर देते हैं, इसको इधर ले आ देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 16000 इक्वल टू एन रूट के अंदर लेके तो हो गया एन क्यूब बाई 4 माइनस 1 माइनस एन। अब देखो यह तो फंस गया, हम क्वाड्रेटिक निकालना है यार, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक यहाँ पे एक बच गया क्या, एन। अब यहाँ से थोड़े से कैलकुलेशन में मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ऑप्शन देखो 30 40 50 60 है, यहाँ क्यूब है, यहाँ n पावर 1 है, तो इसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करके हम ऑप्शन के आसपास पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट क्यूबिक कैसे सॉल्व करेंगे, तो n को n क्यूब है और ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो हम इनको हटा के समझ सकते हैं, n को थोड़ी देर नेग्लेक्ट कर ले तो ऑप्शन का अंदाजा लग जाएगा, टिक मार देंगे। तो अब ये कितना बचेगा, यहाँ से अगर ऐसा कर दे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी n क्यूब इक्वल टू, इधर आ जाए तो हो जाएगा 64 इंटू 000, अप्रॉक्स, मतलब ये अप्रॉक्स आंसर ला रहे हैं हम लोग, और क्यूब रूट निकालेंगे तो बस, अगर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 64 का हो जाएगा कितना, n क्यूब है तो n इसका क्यूब रूट निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 64 का 4 हो गया और 30 का 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो गया, n इक्वल टू 40। थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन करना पड़ा, रेस्ट ये ऐसा क्वेश्चन है कि सामने पहली बार आ जाए तो बच्चा इसको देख के डरता है कि ये क्या दिया है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। मैंने फिर से बोला, ऑल्दो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर पाथफाइंडर, वहां थोड़े से कुछ एग्जीगरेटेड सिलेबस है, बट अगर हमारे पेपर में अगर आया तो आपको स्टैंड लेना है, ये हम सॉल्व करेंगे, उसके तरफ पहुंचने की कोशिश करना है, अप्रोच करना है, फिर आपको कुछ वहां समझ में आएगी एक्स्ट्रा क्या करना है। ओके, सो द आंसर इज 40। ओके, एक लास्ट और क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, दिस वन कहता है कि ए मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ ए सिंगली आयोनाइज्ड स्टेशनरी हीलियम एटम। जरा डाटा बना लेते हैं, एक न्यूट्रॉन है, अगर मास m माने तो न्यूट्रॉन हो गया, ये चल रहा है और जाके सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम का मास, न्यूट्रॉन का अगर मास m मान रहे तो हीलियम एटम का न्यूक्लियस का 4m मान सकते हैं, अप्रॉक्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4m, और ये रेस्ट पे है, हीलियम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड इस आयोनाइजेशन फेज का नहीं, ओके, और सिंगली आयोनाइज्ड इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। what should be the minimum speed, this v naught, minimum speed of neutron for the collision to be perfectly inelastic। perfectly inelastic में क्या होता है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम हो जाता है, अटैच होना जरूरी नहीं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाना चाहता है, तो इससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। करें अब ये देखिए मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड, तो जितना हम कम एनर्जी लाएंगे उतने कम एनर्जी लॉस, हमको एनर्जी मिनिमम लाना तो लॉस भी मिनिमम करना होगा, तभी तो होगा। तो हम मिनिमम कैसे होगा, बिकॉज एनर्जी का हम लॉस मिनिमम करेंगे। अब लॉस मिनिमम कैसे कर सकते हैं, लॉस होगा कैसा भाई, 2 एटम्स में कैसा लॉस हो सकता है, तो लॉस यही हो सकता है कि जो अपना हीलियम एटम है उसमें सिंगली आयोनाइज्ड एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी, उसमें उसका एक्साइटेशन हो जाए, वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले और मिनिमम करे, तो कहां से कहां जाए, 1 में तो ग्राउंड लेवल पे तो है ही वो, 1 से कहां चला जाए 2, इससे कम तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, इसलिए यही एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है।
तो यही करने जा रहा है। तो पहला तो मोमेंटम कंजर्व करा के लिख दिया जाए कि एम वी नॉट इज इक्वल टू, ये m है, ये फोन तो सीधे लिख दे 5m इंटू कितना v, यानी दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा v नॉट अपन 5। और लॉस निकाल दिया जाए, लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, तो हमारे पास एनर्जी थी हाफ m v नॉट स्क्वायर, और अब हो गई 5m इंटू v नॉट बाई 5, दोनों का एनर्जी लिख दिया हमने। यही तो हमारे पास एनर्जी, यही लॉस है हमारा। ये कितना आ गया, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 10 ना, तो इसकी वैल्यू हो गई कितना, अगर हम लोग 5 से कर ले तो हो जाएगा 4m वी नॉट स्क्वायर बाई 10, यानी 2m वी नॉट स्क्वायर बाई 5। तो इतना एनर्जी का लॉस हुआ है, और यही एनर्जी जो हमारा लॉस हुआ है वो जाएगा किस में, एक्साइट कराने में। बस तो लिख दिया जाए कि एक्साइटेशन एनर्जी हमारी होती कितनी, 13.6 जेड स्क्वायर, तो और हीलियम का Z2 होगा तो जेड स्क्वायर होगा 4, 1/1 माइनस 1/4, 1 से 2 मिनिमम, इतनी एनर्जी का लॉस होगा। और देखो ऑप्शंस में सब मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन दिए गए हैं सब, तो हम इसको एसआई सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको हम 1.610 का पावर माइनस 19 करके उसको जूल बना लिए ताकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में आए, इक्वल टू ये वाला सब 2/5 ऑफ एम वी स्क्वायर। अब एम है क्या, एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन, एम तो न्यूट्रॉन का मास माने थे। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, एग्जैक्ट मास, इतना लंबा मास पुट करके आप कैलकुलेशन फंस जाओगे। तो एक अंदाजा से करेंगे एम की वैल्यू, बिकॉज ऑप्शंस में भी काफी डिफरेंस है। तो मास अब हम एग्जैक्ट न्यूट्रॉन का मास लिखने की जरूरत नहीं, 1 mu मान लेंगे, और डाटा और नजदीक तक पहुंच जाए उसको टिक मारेंगे 1 mu। लेकिन ध्यान रखना वो mu में नहीं लिखना पड़ेगा, आपको केजी में लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड लाना है ना। तो 1 mu लिख रहे हैं, 1 mu को हम बदल रहे हैं केजी, आपको पता होगा शायद 1 mu 1.610 वो माइनस 27 kg, ये डाटा पता होना चाहिए। m इंटू वी स्क्वायर। अब 1.6 लिखने का फायदा होता है कि दोनों तरफ 1.6 लिखा होता है, तो ये बात ध्यान रखना है। ध्यान देना कि मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये थोड़ा इधर, ये हम क्या लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, ये कम नीचे जाएगा तो मेरा आंसर थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ये वैल्यू कम लिखे हैं तो नीचे इसके कम जाएगा तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, मतलब मेरा जो आंसर आएगा उससे आंसर थोड़ा कम होगा, ये मुझे पता रहना चाहिए। ओके सर, इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे 1.6 कैंसिल करा लीजिएगा, है ना। थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करके आंसर तक पहुंचा देता हूँ, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में सबसे बड़ा रोग है कैलकुलेशन। सबको लगता है कि ये मेरे को फॉर्मूला पता है और ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट आपका धर्म बनता है कि ऑप्शन तक निकालिए। ऑप्शन, मेरा हमेशा से बच्चों से कहना होता है कि मॉडर्न फिजिक्स में जो ऑप्शन टिक नहीं कर पाता वो अपने को बेवकूफ ना बनाए कि उसको मॉडर्न फिजिक्स आती है, बिकॉज बहुत लोग मॉडर्न फिजिक्स आता है बट आंसर नहीं आता एग्जाम में, ऑप्शन ही टिक कर पाते बच्चे। तो अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स में एक बात का ध्यान देना वो यही है कि आप हमेशा ABCD टिक मारें और अपने गफलत से बाहर निकाले कि मेरे को आता है, आता है तो करके दिखाओ। ओके सो आई विल सॉल्व फॉर यू, इसको आंसर तक पहुंचाना चाहूंगा। एक तरफ करता हूं मैं, तो उसकी वैल्यू इधर ले आते हैं, तरह इसको मैं एक थोड़ा सॉल्व कर लेता, हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ क्या बचा 3, ये सब 3 हो गया, ये कट गया, ये 5/2 ये भी ले आया मैं, ये 5/2 उधर ले गया। अब ये पावर्स को ले आ रहा हूँ, इधर होगा 10 का पावर माइनस 19 और आएगा प्लस 27, ये मेरा आने वाला है वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, फाइनली तो फाइनली मैं क्या करूं, तो इसको कैंसिल कर लेता हूं, इसको यहां से कैंसिल कर लेता तो हो जाएगा ये 6 पॉइंट कितना 8 ना, 6.8, और सो वी नॉट इक्वल वी नॉट स्क्वायर क्या होना, मल्टीप्लाई करते हैं 15 का, तो 15 8 जा
120 तो जीरो, एक जीरो चले जाएगा डेसिमल में, 12 बचेगा। और 19 15 6 जा 90, 90 और 10 सॉरी 12 तो कितना हो जाएगा 102, 102 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो 102 आ जाएगा। और 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहां से करो तो आएगा कितना, तो 8 है ना, 8 आ जाएगा। ये अप्रॉक्स आ गया। और ध्यान रहे मैंने आपसे कहा था कि मेरा आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो अगर ये ध्यान दें अगर हम लोग, तो अगर इसको 100 माने, अब हम ऑप्शन के चक्कर में पड़ गए, 100 तो 10 के आसपास आएगा और 10 पावर 4 आएगा, तो 10 का पावर 4 तो सब में बढ़िया दिया है। और ये 10 के पास आएगा, थोड़ा रूट में है ना भाई, रूट, इसको रूट डालना है तो 10 आएगा। और मैंने बोला था कि मेरा ऑप्शन थोड़ा ज्यादा था, आंसर 10 से थोड़ा कम आएगा। 10 से आंसर कम और डी, तो आंसर इज क्या, डी। एग्जैक्ट मॉडर्न कैसे करना है, मॉडर्न में आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट याद करे, ऑप्शन, अरे हमारे तो ऑप्शन दिए हैं ना, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना होगा। आंसर इज डी। ओके, आई होप यू हैव, जिनको सीरियसली जेई देना है वो इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में करेंगे मॉडर्न में, और मैं पूरी मॉडर्न आपके पाथफाइंडर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। एक साथ 5-5 क्वेश्चन का सेट बना के सॉल्व करें ताकि आपको देखने में आराम हो। ओके, थैंक यू।